रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय जीन एक्सप्रेशन? कह रहे कि जीन एक्सप्रेस कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि ये अपना ट्रांसफर क्या नाम है, मैसेंजर आरएनए बना रहा है। अगर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इसका मतलब जीन एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक, जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया द जीन, और जीन है क्या चीज? डीएनए इज ट्रांसक्राइबिंग जीन एक्सप्रेस कर रहा है, इसका ये मतलब कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अगर एक्सप्रेशन हो रहा है तो इसका अर्थ यही लगाएंगे कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि मैसेंजर आरएनए इज फॉर्मिंग, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इसका ये है। ठीक है, अब इसको रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? जीन का जो एक्सप्रेशन है इट इज वेल रेगुलेटेड। क्या है? इट इज वेल रेगुलेटेड। जमेगा तुम दोनों बातें देखिए। हाँ, तो कह रहे कि जीन इज ट्रांसक्राइबिंग, मतलब कि ये अपना मैसेंजर आरएनए बना रहा है। अब अगर ये मैसेंजर आरएनए बना रहा है तो आगे चलकर ये क्या बनाएगा? ये आगे प्रोटीन भी बनाएगा, और इसी को हम इसका एक्सप्रेशन कहेंगे। राइट, दो प्रकार के जीन होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो कि साइलेंट है और दूसरे ऐसे होते हैं जो वर्क करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो साइलेंट है क्या वो हमेशा के लिए साइलेंट है? आपकी बॉडी में ढेर सारे ऐसे जीन हैं जो हमेशा के लिए साइलेंट हैं। जैसे आपकी बॉडी में ऑन्कोजीन्स, दीज आर नेवर एक्सप्रेसिंग। वाई? अगर ये एक्सप्रेस करेंगे तो कैंसर होगा, इसलिए क्या है? ये साइलेंट। लेकिन किसी भी कारण से अचानक, चाहे वो एंडोजिनस फैक्टर हो या एक्सोजिनस फैक्टर हो, एक्टिव हो जाते हैं। आपकी बॉडी में कुछ जीन ऐसे होते हैं सिंस वेरी अर्ली डेवलपमेंट वो अपना क्या होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। ऐसे जीन कौन से होते हैं? जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है, जो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने वाले एंजाइम बनाते हैं। ऐसे जीन्स हमेशा आपकी बॉडी में एक्सप्रेस करते हैं। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो हमेशा साइलेंट हैं, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट की हमको ज़रूरत हमेशा है। और ये ऐसे जीन होते हैं जो हमारी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने वाले एंजाइम बनाने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म चल रही होती है, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो सेल डेड है, और मेटाबॉलिज्म हो रही है इसका मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सेलुलर रेस्पिरेशन में बनता है, आप जानते हैं, जो सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया चल रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है कि पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, 10 स्टेप में होता है। तो इनके जो एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो हेक्सोकाइनेज हो, ग्लूकोकाइनेज हो या इनोलेज हो, जितने भी एंजाइम्स हैं ये सब काम करते हैं। तो इन एंजाइम्स की नीड हमेशा हमारी बॉडी में है। तो इन एंजाइम्स को बनाने वाले जीन भी क्या होते हैं? दीज आर ऑलवेज एक्टिव। क्योंकि अगर ये साइलेंट हो गए तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे जीन्स हो गए। जब जीन की कैटेगरी क्या है कि कुछ जीन ऐसे हैं, जीन्स परमानेंटली इनएक्टिव, ढेर सारे ऐसे जीन हैं जो आपकी बॉडी में एक्सप्रेस होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। दूसरे जीन्स ऐसे होते हैं, जीन्स दैट आर ऑल टाइम एक्सप्रेसिंग। ऐसे भी जीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हर समय एक्टिव है। ये कौन से जीन होते हैं? ये ऐसे जीन्स होते हैं, these genes produce the enzymes
required to maintain metabolism. ये ऐसे जीन्स होते हैं जो हमेशा एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक्सप्रेस करके ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी सेल्स को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, जो हमारी बॉडी सेल्स में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ये ऐसे जीन्स, ऐसे जीन्स जो कि परमानेंटली एक्सप्रेस करते हैं, इनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? द टर्म कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, these genes are also known as क्या कहते हैं इनको? इनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। ऐसे जीन्स that are always expressing and producing their enzymes, right? ये ऐसे जीन्स होते हैं जो अपना एंजाइम लगातार बनाते हैं। These genes are permanently expressing, ठीक है? जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं इनका एक्सप्रेशन हमेशा जरूरी है। अब फिर इसके बाद कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनका एक्सप्रेशन आपके शरीर में एक निश्चित टाइम पर था, लेकिन अब या तो नहीं है या पहले नहीं था तो अब है। ये कौन से जीन्स होते हैं? जो कि समय के अनुसार एक्टिव होते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे बात करें कि प्यूबर्टी आने पर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बनते हैं। अब आपको मालूम है कि पिट्यूटरी के सारे हार्मोन कौन से होते हैं? पिट्यूटरी के सारे हार्मोन पेप्टाइड होते हैं, पी फॉर पिट्यूटरी एंड पी फॉर पेप्टाइड हार्मोन। तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स वो प्यूबर्टी आने के पहले तक जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ये सब साइलेंट थे और अब ये एक्सप्रेस करने लगे। कब? प्यूबर्टी आने पर एक्सप्रेस करने लगे, क्योंकि प्यूबर्टी आने के पहले इनकी जरूरत ही ना थी और प्यूबर्टी आने पर इनकी जरूरत है। तो GnRH निकलेगा हाइपोथैलेमस से, वो इनिशिएट करेगा किसके रिलीज होने को? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये एक्शन करने लगते हैं गोनेड्स में। इनकी ज़रूरत उसके पहले नहीं थी। रिप्रोडक्टिव फंक्शन जब स्टार्ट होता है तो इनकी ज़रूरत होती है। तो ऐसे जीन्स जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहे थे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाने वाले जीन हैं, वो प्यूबर्टी आने पर एक्टिव होते हैं, उसके पहले वो साइलेंट थे। ऐसे जीन्स जो आपकी बॉडी को शेप देते हैं, आपके शरीर के अंगों के निर्माण के लिए जरूरी हैं, वो होम्योटिक जीन्स होते हैं। ये कब सक्रिय थे? जब आपका निर्माण हो रहा था। जब आपका निर्माण हो रहा था मीन्स गेस्टेशन पे, यूट्राइन गेस्टेशन, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा था, यूट्रस में बच्चे का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रायो का, तो उस दौरान तमाम सारे जीन्स होते हैं जो एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनको आपके शरीर के अंगों का निर्माण करना है। हाथ पैर बनाना है, चेहरा बनाना है, नाक कान बनाना है, नर्वस सिस्टम बनाना है, एवरीथिंग। इनको बनाने वाले जीन्स ये कौन होते हैं? होम्योटिक जीन्स होते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्सप्रेस करते हैं, अदरवाइज क्या होते हैं? साइलेंट। तो 3 कैटेगरी हो गई, परमानेंटली साइलेंट, कुछ ऐसे होते हैं एज पर नीड वर्किंग, और कुछ ऐसे हैं ऑलवेज वर्किंग। जो ये ऑलवेज वर्किंग है इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं। और इन जीन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट्स या कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब जरूरत ये है कि ये गाइडलाइन देता कौन है? कौन इनको नियंत्रित करता है कि भाई जीन तुम अब साइलेंट रहो, भाई जीन तुम्हारे एक्सप्रेस करने का समय आ गया है, भाई जीन तुम हमेशा एक्सप्रेस करते रहो? ये कौन बताता है? ये हमारे शरीर का सिस्टम सिग्नलिंग होती है मॉलिक्यूलर लेवल। किसी को हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। कौन सा जीन किस समय एक्सप्रेस करेगा, कहाँ पर काम है, जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा वो एंजाइम की तरह वर्क करेगा, वो हार्मोन की तरह एक्ट करेगा, या फिर वो रिसेप्टर होगा हमारे सेल सरफेस पर। यानी इनके विभागों का बंटवारा, इनका जो स्पेशलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें कब होती हैं? ये ट्रांसलेशन के बाद। इसलिए जीन का एक्सप्रेशन जो होता है इसका लेवल भी अलग है। किस किस लेवल पर जीन का एक्सप्रेशन होता है? अब तक के डिस्कशन से हम लोग समझ चुके हैं कि जीन इज नॉट ऑटोनॉमस इन फंक्शन, इट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ सर्टेन अदर केमिकल्स। सपोज दैट इन योर बॉडी
For the release of different kind of hormones, there are release factors that are discharged from hypothalamus. Hormones, you know, hormones are the first messenger. These work at the gene level. वो कुछ विशेष प्रकार के जीन के लिए काम करते हैं. तो यहाँ पर हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर है. अगर वो मैसेंजर है तो मैसेज देने वाला भी कोई है. जो मैसेज देने वाला है वो आपकी बॉडी का हाइपोथैलेमस है, आपका ब्रेन है. तो एक के ऊपर दूसरा कोई रेगुलेटिंग सिस्टम है. कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे से रेगुलेट होते हैं. इस प्रकार के रेगुलेशन को फीडबैक रेगुलेशन कहते हैं. कब इंसुलिन हार्मोन काम करेगा, कब आपका ग्लूकागान काम करेगा, ये फीडबैक रेगुलेशन होता है. ग्लूकागान ज़्यादा बन गया तो बैलेंस करने के लिए इंसुलिन आ जाएगा. इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है तो बैलेंस करने के लिए ग्लूकागान आ जाएगा. तो सब एक दूसरे को अंडर कंट्रोल रखते हैं. ऐसा नहीं होता कि कोई एक कंट्रोलर है और दूसरा रेगुलेट हो रहा है उससे. जी नहीं, कभी कभी जो रेगुलेट हो रहा है वो भी दूसरे को कंट्रोल कर रहा होता है. और इस प्रकार के रेगुलेटिंग सिस्टम को हम बॉडी में फीडबैक कहते हैं. तो इस तरीके से हमारा जो शरीर है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है. और शरीर ही नहीं, शरीर इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि शरीर का कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है. और शरीर का कंपोनेंट है कौन? दैट इज द बॉडी सेल, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट. तो एवरीथिंग हैपनिंग इनसाइड द सेल एट द जीन लेवल टू कंट्रोल इट. देन वी शुड डिस्कस, देयर इज अ नीड टू डिस्कस अबाउट दिस, हाउ द जीन इज रेगुलेटेड. जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, हाउ इट इज फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें हमें देखना है. और हमको जानना है कि ये जो रेगुलेशन है ये किस किस लेवल का है. तो आइए पहले लेवल ऑफ रेगुलेशन जानते हैं. वो नोट कर लें कि जीन को हम कहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं. द लेवल ऑफ रेगुलेशन. वीडियो लेक्चर से ना हम संतुष्ट होते हैं ना आप होते होंगे भाई. क्यों भाई, हो जाता है? नहीं तो नोटिफिकेशन हाँ आ सकता है नोटिफिकेशन कि आप उसको फ्लाइट मोड पर कर नहीं सकते. ऑनलाइन में दिक्कतें तो है. पता नहीं क्यों सरकार ऑनलाइन है. ये तो आपके इंटरनेट कनेक्शन पर है. इंटरनेट कनेक्शन जितना बढ़िया है उतना अच्छा देख पाएंगे वीडियो. यहाँ पर कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख रहे हो बिना डेटा है. इसमें लाइव का ऑप्शन है लेकिन लाइव भी उतना अच्छा नहीं चलता है. इसमें है सिस्टम, भी देखते हैं. देखिए यूट्यूब में शेयरिंग का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है. हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं. बड़े शरीर चलिए कोई बात नहीं, आप आ तो रहे घर पे पढ़ने. तो कह रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. अब ये किस किस लेवल पर होता है जरा देखिए, कौन कौन से लेवल पर होता है. इसमें पहला लेवल कौन सा है? तो कह रहे हैं कि ये रेप्लिकेशन का लेवल है. जिस समय डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा होता है, तो यहां पर भी रेगुलेशन ऑब्जर्व होता है. डीएनए टू डीएनए, डीएनए से डीएनए का रेगुलेशन, रेप्लिकेशन होता है. दूसरा होता है डीएनए टू आरएनए, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल होता है. ट्रांसक्रिप्शनल लेवल डीएनए से आरएनए के निर्माण में भी आप देख सकते हैं इस चीज को. तीसरा है ट्रांसलेशनल. कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन हो गया परंतु ट्रांसलेशन रोक दिया जाता है. वो ट्रांसलेट होते ही नहीं, पड़े रहते हैं ऐसे ही जीन्स. आरएनए पड़े रहेंगे वो ट्रांसलेट नहीं होते. और चौथा जो लेवल होता है कि अगर ट्रांसलेशन हो गया तो जो पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, जब उसका स्पेशलाइजेशन होता है, फोल्डिंग होती है, पॉलीपेप्टाइड को एंजाइम बनना है, हार्मोन बनना है, रिसेप्टर बनना है, एंटीबॉडी बनना है, किस प्रकार का काम करना है, उसके अनुसार पॉलीपेप्टाइड मॉडिफाई होता है. ठीक है, तो इसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन भी है. रेप्लिकेशन लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर
ट्रांसलेशनल लेवल पर और पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल, इतने लेवल पर आप इसको रेगुलेट करो। अब आपके पीजीटी कोर्स में ना तो ये है, ना ये है और ना ये है। पढ़ना किस पर है? केवल ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पर चर्चा की नहीं जाएगी, लेकिन जितना थोड़ी सी बात जो पूछी जाएगी उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन फोकस किस पर रहेगा? ओपेरॉन। क्वेश्चन जब भी आएगा ओपेरॉन, ठीक है। तो चलिए और हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर रेगुलेशन कैसे, इसी की चर्चा हम करेंगे जितना कोर्स होगा। तो आइए और बात करें कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ऑफ रेगुलेशन, और बात करेंगे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ये मिटा देंगे सारा, किया है। तो पहला लेवल देखेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ऑफ रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, इस पर हम बात करें। इसको समझने के लिए आपको ओपेरॉन के बारे में जानना पड़ेगा। ओपेरॉन जो कि जीन की फंक्शनल यूनिट आप कह सकते हैं, ठीक है। ओपेरॉन एक सिस्टम है जो वर्क करता है, और ये कॉन्सेप्ट दिया था जैकब एंड, साइंटिस्ट का नाम था जैकब एंड नोवा। ईयर वगैरह देखने का हमें याद नहीं रहता, कभी कभी अपने शादी की सालगिरह भी भूल जाते हैं, डेट ये नहीं पता, भूल जाते हैं, याद करना। क्योंकि इतिहास भूगोल मुझे अगर याद हो जाता तो मैं आइए समझ जाता है ना, कि बाबर कब पैदा हुआ था, हुमायूं उसका बेटा था या बाबर हुमायूं का बेटा था, आज तक न जान पाए। मुमताज महल के लिए ताजमहल उसने कब बनवाया, क्यों बनवाया, और में जाए बनवाया होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, ताजमहल बन गया। लेकिन अगर जीन खोजा गया, अरे पर्यटन को मानो बोली यार, और अगर हम कैंसर जीन एक खोज लेते हैं तो इससे फर्क पड़ता है। कोरोना पर हम जांच करने की किट डेवलप कर लिए, इससे फर्क पड़ता है ह्यूमन सिविलाइजेशन। ताजमहल से क्या लेना देना हमको, हमें कोई लेना देना नहीं। बुलंद दरवाजा रहा होगा, जिसके लिए बुलंदी की होगी उन्होंने रहा होगा, है नहीं। अब जिनके लिए वो इम्पोर्टेंट है वो देखें, उस पर चर्चा करें, उसकी डेट याद रखें, हमको ना याद करें। अब वो साइंस के आदमी हैं, साइंस की बात है ऐसी में। अच्छा, इसमें वो आप वो करंट अफेयर वगैरह आप पढ़ते रहिए, हम थोड़ा पढ़ेंगे, हम IAS बनने जा रहे हैं भाई, हम तो साइंस की बात करते हैं, हमारे घर आप साइंस पढ़ते हैं। ये तो करें जैकब कोनार्ड थे, और इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था ना वो कौन था, ये था एक बैक्टीरिया, और नाम था बैक्टीरिया था। जब भी नाम जेनेटिक रिसर्च में बैक्टीरिया का आएगा तो चीज जो है ये ससुरा लघुत्तम समापवर्तक हो गया, ये एलसीएम हो गया, हर जगह मिलेगा आपको। कौन बैक्टीरिया इकोलाई एलसीएम हो गया, बिना इसके काम ही नहीं चलेगा, हर जगह मौजूद है कि नहीं। जैसे DDLJ में शाहरुख खान था, एलसीएम हो गया है, वो ससुरा जहाँ देखो वहीं रहता था, चाय पिला रहा है, खीरा काट रहा है, तो कुछ और घर में बैठ कर, है कि नहीं। देखा फिल्म, देखा कितने लोगों ने देखा उसमें, अरे बहुत बार हमने, मैं जब आता है मैं देखता रहूँ, बहुत दमदार फिल्म, मस्त है कि नहीं। वो खूब चली हुई थी, वो फिल्म खूब चली। चलिए थोड़ा सा इजी करके ही माहौल पढ़ाई अच्छी होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लघुत्तम समापवर्तक है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि सबसे छोटी राशि जो इससे सब कर जाए, कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं ना, LCM। ई कोलाई, जब भी बैक्टीरिया में जेनेटिक रिसर्च की बात आएगी केवल इसी पर रिसर्च सबसे ज़्यादा। तो बैक्टीरिया ई कोलाई पूरा इंसाइक्लोपीडिया इसका नाम है। तो इन्होंने जैकब कोनार्ड ने बैक्टीरिया ई कोलाई का इंतजाम किया। आपको मालूम है कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इसका कल्चर करना पड़ता है, प्योर कल्चर करने के लिए हमने क्या किया कि पेट्रीडिस में अगर मीडियम तैयार किया, ये अगर इस पर इसको ग्रो कराया, दिस वन इज द कल्चर मीडियम, और इस पर जो है बैक्टीरिया ई कोलाई को ग्रो कराया। ये कौन है, ये बैक्टीरिया ई कोलाई, और ये कल्चर मीडियम है, इसको ग्रो कराया। इट इज द कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन ये है कि इस बैक्टीरिया का जो प्रेफर्ड सोर्स ऑफ कार्बन है वो हम नहीं दे रहे, जिस पर ये भोजन करता है उसे नहीं दे रहे, इसको सप्लाई क्या कर रहे हैं, इसको हम खाने को पहले तो कुछ दिन के लिए क्या रखते हैं, इसको स्टार्व करते हैं,
बैक्टीरिया स्टार्व फॉर सम टाइम्स। स्टार्व माने इसको व्रत रखा, व्रत का मतलब खाना ही नहीं दिया इसको, कल्चर कंट्रोल्ड कल्चर मीडियम में इसको रखा और इसको कुछ दिन तक भूखा रखा, कुछ टाइम तक, तो हंग्री हो गया, एकदम लाल हो गया भूख से, और जब इसको खाने को दिया देन लैक्टोज सप्लाई, पहले इसको भूखा रखा, बाद में खाने को क्या दिया इसको, लैक्टोज। अब आप में से सभी लोग जानते हैं कि जो लैक्टोज है ये क्या चीज है, लैक्टोज इज अ डाइसैकराइड। क्या है ये? डाइसैकराइड। हमारी सेल मेम्ब्रेन या कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन डाइसैकराइड के लिए परमिबल नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन डाइसैकराइड के लिए परमिबल नहीं है। हम केवल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, गैलेक्टोज को ले सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, जो भी विधि उसके लिए होगी, लेकिन ये किसके लिए जो है, केवल मोनोसैकराइड। डाइसैकराइड बड़ी साइज का मॉलिक्यूल है लैक्टोज, तो बैक्टीरिया इसको यूज नहीं कर सकती है ओरिजिनल फॉर्म, बैक्टीरिया लैक्टोज को नहीं ले सकती, एक अपने दम पर तो नहीं ले सकती है, फिर इसको अंदर ले जाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, लैक्टोज को अंदर ले जाने की किसी जरूरत पड़ेगी, एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, उस एंजाइम का नाम क्या है, परमेज। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द लैक्टोज इज टेकन इन बाय यूजिंग परमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, परमेज एंजाइम, यानी कि लैक्टोज को यूज करने के लिए यहाँ पर इस एंजाइम की जरूरत पड़ रही है। अगर हम ग्लूकोज देते तो कोई एंजाइम की जरूरत नहीं, जो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो बैक्टीरिया फीड तो करता है ग्लूकोज पर, प्रेफर्ड सोर्स ऑफ कार्बन क्या है, ग्लूकोज, बैक्टीरिया किसको प्रीफर करता है लेना, ग्लूकोज को। अब भूखी है और दिया क्या हमने, लैक्टोज। वही हाल है कि शेर को पिंजरे में बांधा और खाने को पालक देते हैं, शेर को भूखा रखा कुछ दिन और उसके बाद क्या दिया, जब भोजन दिया तो उसको पालक दिया, क्रोध से लाल पीला हो जाएगा, जब पालक खाएंगे क्या, भूखे रह जाएंगे कई महीने तक, पालक तो ना खाएंगे। तो वही हाल यहाँ पर है कि बैक्टीरिया ई कोलाई को कल्चर मीडियम में रखा और खाने को क्या दिया, लैक्टोज। लैक्टोज बीइंग डाइसैकराइड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ओन बिहाफ, इट कैन नॉट बी टेकन इनसाइड, सो द mediation of enzyme permeate is required and this permeate enzyme is present on the cell surface। कहाँ पर मौजूद है, इस सेल सरफेस पर, इसका नाम क्या है, परमेज। बात तो समझो। और परमेज किसी जीन का प्रोडक्ट है। परमेज क्या है, ये किसी जीन का प्रोडक्ट है। अगर ये एंजाइम है तो किसी जीन के द्वारा बनाया गया होगा, तो ये जीन का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमने जब इसको लैक्टोज दिया तो लैक्टोज को देते ही ये बैक्टीरिया क्या हो गई, एक्टिव हो गई। बैक्टीरिया एक्टिव नहीं हुई, इस एंजाइम को बनाने वाला जीन एक्टिव हो गया। इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है वो पॉलीसिस्टोनिक है, वो अकेले एक एंजाइम नहीं बनाता बल्कि वो 3 एंजाइम बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। ये 3 एंजाइम बनाता है, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि बैक्टीरियल जो जीन होता है या प्रोकैरियोटिक जीन वो पॉलीसिस्टोनिक होता है, एक जीन में एक से अधिक सिस्ट्रॉन होते हैं। अब सिस्ट्रॉन उस जीन में एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु मैसेंजर आरएनए कॉमन बनेगा, लेकिन उस मैसेंजर आरएनए में सेगमेंट्स बने होंगे, एक सेगमेंट से एक जीन एक एंजाइम बनेगा, दूसरे सेगमेंट से दूसरा और तीसरे से तीसरा। इस जीन की बनावट पर अभी हम चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी थोड़े में केवल इतना जानें कि जब हम इसको लैक्टोज देते हैं तो लैक्टोज अपने दम पर बैक्टीरिया के अंदर नहीं आएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज को लाने के लिए इस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, परमेज। और जब तक परमेज नहीं होगा यहाँ तो लैक्टोज अंदर नहीं जाएगा। तो जब हम इसको लैक्टोज देते हैं तो बैक्टीरिया इस लैक्टोज को अंदर लेने के लिए एंजाइम परमेज को बनाना शुरू कर देती है। यानी कहने का मतलब कि परमेज एंजाइम को बनाने वाला जीन बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्टिव हो जाता है। कब एक्टिव हुआ, लैक्टोज डालते ही। तो यहाँ पर जैकब मोनॉट ने लैक्टोज को इंड्यूसर कहा, क्या कहा,
इंड्यूसर का मतलब जो किसी जीन को उसके फंक्शन को उत्तेजित कर दे, वो क्या कहलाता है? वो इंड्यूसर होता है, राइट। तो यहाँ पर इंड्यूसर की तरह काम करने लगा कौन? लैक्टोज स्टार्टेड वर्किंग एज इंड्यूसर। ये बात है, तो इस पॉइंट को पहले मेंशन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कहाँ तक देखा आपने कि बैक्टीरिया स्टार्ट फॉर सम टाइम्स, देन लैक्टोज सप्लाई, उसके बाद लैक्टोज इसको दे दिया गया। अब लैक्टोज क्या है? इट इज ए डाइसैकेराइड। द लैक्टोज इज टेकन इन बाय यूजिंग द एंजाइम परमिएज। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन लैक्टोज एडेड, जिस समय लैक्टोज को कल्चर मीडियम में डाला, द जीन responsible for the synthesis of permease gets activated. ऐसा जीन जो परमिएज बनाने के लिए जिम्मेदार था, वो क्या हो गया? एक्टिवेट। इसलिए निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पर? कंक्लूजन क्या निकला? द कंक्लूजन इज दैट लैक्टोज वाज इंड्यूसर। ये यहाँ पर जैकब मोनार्ड ने निष्कर्ष निकाला। इस पूरे एक्सपेरिमेंटेशन में जो कंक्लूजन हुआ, उस कंक्लूजन का मतलब ये है कि लैक्टोज एक इंड्यूसर था। ठीक है। अब ये जो परमिएज बनाने वाला जो जीन है, जरा उसकी बनावट आप देख लीजिए, वो क्या है? जो परमिएज बनाने वाला जीन है, उसकी बनावट आप देख लीजिए। चिमटा देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट आप समझ गए क्या किया इन्होंने? अब जीन पे आइए। ये जो जीन है, इसको बनाने वाला बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जैसे हमने जीन का स्ट्रक्चर समझाया था आपको। ये ओरिजिन पॉइंट है, इसके इस तरफ चलेंगे तो डाउन स्ट्रीम, और इसके इधर चलेंगे तो अप स्ट्रीम। यहां पर कौन सा जीन है? आई माने इनहिबिटर। इसी को क्या कहा गया? रेगुलेटर। इसी को क्या कहा गया? लीडर। बात समझ गए? दूसरा जो जीन था वो कौन है? ये प्रमोटर है। तीसरा कौन है? ऑपरेटर है। ऑपरेटर में CNS यहाँ पर था, समझाया था मैंने आपको, कंजंक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कहाँ पर था? ऑपरेटर में था। यहाँ पर कौन था? टाटा बॉक्स था। टाटा बॉक्स, ठीक है। इस पर कौन जुड़ता था? इस पर आकर जुड़ता था RNA पॉलीमरेज। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? RNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। RNA का निर्माण कहाँ से होगा? यहाँ से। अब इसमें इसको हम क्या बोलते थे? इधर बोलते थे स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहते थे इसको? इसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और इधर कौन है? ये रेगुलेटिंग जीन है। रेगुलेटिंग जीन। इधर जो ये तीनों, ये रेगुलेटिंग जीन है। रेगुलेटिंग में एक रेगुलेटर है, दूसरा प्रमोटर है और एक ऑपरेटर है। और इधर कौन है? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन से RNA का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? लेकिन RNA का निर्माण स्ट्रक्चरल जीन से होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय ये तीनों मिलकर करेंगे। कौन कौन? ये तीनों मिलकर ये निर्णय करेंगे कि यहाँ से RNA का निर्माण होगा या बस यही है रेगुलेशन ऑफ जीन डिस्कशन। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, आप शुरू हुआ यही है। अब देखना ये है कि कौन किसके लिए क्या करता है।
तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन की अगर हम बात करें तो चूंकि बैक्टीरिया ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक सेल है, आपको पता है, और बैक्टीरिया ई कोलाई अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो यू नो दैट द प्रोकैरियोटिक जीन मेड अप ऑफ मोर देन वन सिस्टम, दैट इज इट इज पॉलीसिस्टम. नाउ हियर इन दिस केस देयर आर थ्री सिस्टम्स. One that is lag Z, other is lag Y, other is lag A. इस तरह से इस जीन में तीन सिस्ट्रॉन है. यहाँ पर lag Z क्या चीज है? Here the lag Z is a cistron, lag Y is another cistron and lag A is another cistron. तो यहाँ पर ये जो तीन जीन है इनमें से इसे हम अर्ली जीन कहते हैं, इसे मिडिल जीन कहते हैं और इसको लेट जीन कहते हैं. अब अर्ली, मिडिल और लेट क्यों कहते हैं? हम इसको इस प्रकार कह रहे हैं कि पहले एक्सप्रेशन लैग जेड का होता है, जब लैग जेड का एक्सप्रेशन हो जाता है तो लैग वाई का होता है, जब लैग वाई का एक्सप्रेशन हो जाता है तो लैग ए का एक्सप्रेशन होता है. यहाँ पर एक जीन कास्केड होता है, वन आफ्टर दी अदर, जहाँ पर एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन हो जाने का इंतजार करता है. की बात समझ में आ गई? अब ये जो तीन यहाँ पर सिस्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस द बैक्टीरियल जीन इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, इट इज ट्राइसिस्ट्रॉनिक. देयर आर थ्री सिस्ट्रॉन्स इन दिस जीन, one that is lag Y, lag Z, other is lag Y and other is lag A, and these three different genes code for the synthesis of three different enzymes but for the single messenger RNA. जब कभी भी इसका मैसेंजर आरएनए बनेगा, ध्यान रखिए, अगर मैसेंजर आरएनए बनेगा तो यहाँ 5 प्राइम होगा और इधर 3 प्राइम. इसके लिए केवल एक ही मैसेंजर आरएनए बनेगा, सिंगल मैसेंजर आरएनए, लेकिन इनमें सेगमेंट्स बटे हुए क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग सिस्टम हैं. इनके हिस्से का आरएनए ये है, इनके हिस्से का ये है, इनके हिस्से का ये है. जब इनका ट्रांसलेशन होगा तो यहाँ पर 3 पॉलीपेप्टाइड बनेंगे. आरएनए तो एक ही होगा लेकिन पॉलीपेप्टाइड कितने बनेंगे? ये हम इस एंजाइम का नाम रखते हैं बीटा गैलेक्टो साइडेज. इस एंजाइम का नाम हम रखते हैं परमिएज और इस एंजाइम का हम नाम रखते हैं ट्रांस एसिटाइलेज. इस तरह से ये 3 एंजाइम बन रहे हैं और इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है. क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है. इस तरह से अगर आप इस बैक्टीरियल जीन को देखें जो लैक्टोज यूटिलाइजेशन के लिए बना है, इसी को हम लैक्टोग्राम कहते हैं. लैक्टोग्राम, दिस टोटल सिस्टम इंक्लूडिंग द रेगुलेटिंग यूनिट एज वेल एज स्ट्रक्चरल जीन, इन दोनों को मिला के ये एनसीईआरटी है. लेकिन सामान्य अगर क्वेश्चन आपसे आता है तो उसमें केवल ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन से मिल करके एक प्रोग्राम होता है. एनसीईआरटी क्या लिखी है कि यहाँ पर रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर प्लस स्ट्रक्चरल जीन मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन प्रोग्राम का मुख्य हिस्सा कौन है? ऑपरेटर है और स्ट्रक्चरल जीन. राइट? आपका ये सवाल आएगा तो क्या जवाब देंगे? तो ऐसा कहीं कोई गाइडलाइन नहीं कि आप एनसीईआरटी मानिए कोई नीट तो है नहीं है, तो जो असली है वो लिखेंगे ऑपरेटर प्लस स्ट्रक्चरल इक्वल्स टू प्रोग्राम. कहानी आप देख लिए हैं, ठीक है? कॉपी करिए इसको जल्दी से. इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, फिगर में क्या आएगा? फिगर में आएगा द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपेरॉन ऑफ बैक्टीरिया ई कोलाई. ये
क्लियर? तो अब तक समझ चुके हैं लाइक ओपेरान के दो सेगमेंट हैं, एक में रेगुलेटरी जीन है और दूसरे में स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन में 3 सिस्ट्रॉन है जिनके नाम है लाइक जेड, लाइक वाई और लाइक वी। इसमें लाइक जेड अर्ली जीन है, ये मिडिल जीन है, ये लेट जीन। सबसे पहले एक्सप्रेशन लाइक जेड का, फिर उसका लाइक वाई का, फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए सिंगल बनेगा इन तीनों के लिए, लेकिन इन तीनों से ट्रांसलेट होकर के 3 अलग अलग क्या बनते हैं, एंजाइम। इनमें से लाइक जेड का जो प्रोडक्ट है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, लाइक वाई का जो प्रोडक्ट है वो परमिएज एंजाइम है, और इसी परमिएज की जरूरत है लैक्टोज को अंदर ले जाने के लिए। और तीसरा कौन है, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसा कि जैकब मोनार्ड ने एक्सप्लेन किया कि जब हमने लैक्टोज डाला कल्चर मीडियम में तो ये ओपेरान क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो इनसे एक सवाल पूछा कि आपकी सारी बातें सही है, चलो हम मान लेते हैं कि आपकी सारी बातें सही। इनसे एक आ गया कि भाई आपकी सारी बात सही है, चलो मान लेते हैं, लेकिन हमें इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि जब आप जान रहे हैं कि लैक्टोज को अंदर ले जाने के लिए परमिएज की जरूरत है और आप लैक्टोज को इंड्यूसर कह रहे हैं कि लैक्टोज इस जीन को उत्तेजित करेगा तब परमिएज बनेगा, और लैक्टोज अंदर जाएगा तभी इसको क्या करेगा, तभी एक्टिवेट करेगा, और लैक्टोज अंदर जाने के पहले इस एंजाइम की जरूरत है। तो आप बताइए कैसे संभव हो पाया कि परमिएज लैक्टोज को अंदर ले जाने के लिए चाहिए और परमिएज बनने के लिए लैक्टोज का अंदर होना जरूरी है। तो लैक्टोज को अंदर लेकर गया कौन, और अगर परमिएज पहले से था तो इसको एक्टिवेट किसने किया? बात सही है कि अगर लैक्टोज वास्तव में एक इंड्यूसर है तो परमिएज को बनाने के लिए लैक्टोज जब अंदर जाएगा तभी तो इंड्यूस करेगा इस जीन को, और अंदर जाने के लिए परमिएज की जरूरत है, और परमिएज बनाने के लिए लैक्टोज की जरूरत है। तो वही बात हो गई कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, पहले ये तय कर लो। जैकब मोनार्ड बहुत साथी दोनों वैज्ञानिक कह लगे कि इस रिपोर्ट के बिना मतलब सवाल पूछ रहे हैं हम लोग, आओ सबको समझाते हैं। कह लगे कि इस बैक्टीरिया को हमने कल्चर मीडियम पर कब रखा, कह लगे अभी थोड़ी देर पहले। तो कहने लगे जब थोड़ी देर पहले रखा, जब नहीं रखे थे उसके पहले बैक्टीरिया कहाँ था? भाई जाहिर सी बात है कि कल्चर मीडियम में नहीं था तो ओपन एटमॉस्फेयर में था। तो कहें क्या वो कंट्रोल्ड कंडीशन में था? नहीं था। तो क्या वो ग्लूकोज अंदर ले रहा था कि नहीं ले रहा था? तो क्या वो लैक्टोज अंदर बनाया होगा कि नहीं? हाँ बनाया होगा। तो लैक्टोज ने एक्टिव कर दिया और कुछ मात्रा में परमिएज पहले से बना रहा होगा, वो मेम्ब्रेन पर तैनात था। बैक्टीरिया इस मामले में एकदम निरा दरिद्र है, थोड़ा है एकदम दरिद्र है, मेरे पास एंजाइम नहीं है पहले से। तो कह रहे कि स्मॉल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज ऑब्जर्व्ड व्हेन द बैक्टीरिया वाज फ्री। भाई हम उसको जब कल्चर मीडियम में लाए तब की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले तो फ्री था ना। तो इसके पहले फ्री था तो कुछ मात्रा में एंजाइम पहले से रहा होगा। और जैसे हमने लैक्टोज डाला तो भूखा क्या ना करता, मरता क्या ना करता, वो भूखा था। तो उसने अपने परमिएज को डांटा कि पकड़ के लाओ लैक्टोज जो बाहर है, और लैक्टोज अंदर आया, बस उसने इस पूरे सिस्टम को ऑन कर दिया। और जब ये सिस्टम चल गया तो धड़ ये सारे एंजाइम बन गए। इसीलिए लैक्टोज एक इंड्यूसर है। कितनी बात समझ लो। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि जब लैक्टोज अंदर गया तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो लैक्टोज को मोनोसैकेराइड में ब्रेक कर देता है। तो थोड़ी देर में ही लैक्टोज डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर लैक्टोज बचेगा ही नहीं समझेगा। तो लैक्टोज बहुत देर तक इंड्यूसर का काम कैसे करेगा? ये तो प्राइमरी इंड्यूसर हो सकता है, क्योंकि लैक्टोज जब बैक्टीरियल सेल में गया तो बैक्टीरिया भूखी है तो लैक्टोज को काट डालेगी, और लैक्टोज को काट करके ग्लूकोज बनाएगी और उसको यूज करेगी। तो कहने लगे कि भैया लैक्टोज है कहाँ सेल के अंदर? वो तो जाते ही यूज हो गया, तो फिर आगे इंडक्शन कैसे जारी रहेगा? तो क्या लैक्टोज एक्चुअल इंड्यूसर हो सकता है? कितनी देर तक? क्योंकि ये तो खा लिया जाएगा अभी, ठीक। तो कहने लगे जी नहीं, लैक्टोज इज प्राइमरी इंड्यूसर। In a side reaction, when the beta galactosidase was splitting this lactose to glucose, another molecule allolactose also formed, and that allolactose is actual inducer and supports for long time. इस चीज को आप समझिए। ये बिटा देगा तो बना लिया होगा। हाँ देखिए, तो
कह रहे हैं कि स्मॉल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी might be present in the bacterial cell when it was free. जब ये बैक्टीरिया फ्री था तो थोड़ी मात्रा में ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी हुई होगी एंड परमिएज वाज ऑलरेडी प्रेजेंट. तो परमिएज पहले से रहा होगा ऑन सेल मेम्ब्रेन. When lactose added to the culture medium, कह रहे हैं कि जब लैक्टोज डाला गया तो परमिएज ने इसकी एंट्री को अलाउ कर दिया और लैक्टोज अंदर जा करके क्या करने लगा. लैक्टोज अंदर जा करके और इसको इंड्यूस करते हैं इस सिस्टम को. तो लैक्टोज यहां पर एक इंड्यूसर है क्योंकि स्मॉल लेवल पर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी पहले से ही थी, यानी परमिएज एंजाइम मेम्ब्रेन पर पहले से ही वर्किंग मोड में था. तो थोड़ी मात्रा में एंजाइम रहा बात समझ में आ गया. ठीक है. तो कह रहे कि साहब परमिएज एंजाइम पहले से थोड़ी मात्रा में था, उसने लैक्टोज को अंदर कर लिया और लैक्टोज यहां पर इंड्यूसर है. तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर एराइज हुआ कि ये लैक्टोज कितनी देर तक एक्शन में रहेगा. तो अब आप समझिए कि जब लैक्टोज अंदर गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना. जब लैक्टोज यहां पर गया तो लैक्टोज की इंडक्शन की एक्टिविटी आप देख लीजिए कि लैक्टोज इंड्यूसर के रूप में कैसे रोल प्ले कर रहा है. व्हाट रोल लैक्टोज प्लेइंग. ये इंड्यूसर की तरह काम कैसे कर रहा है जरा ये जानिए. अब आइए और इस ओपेरान पर चलते. इस ओपेरान में यहां पर जो आई जो जीन है ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन. ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है. मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा एक्सप्रेस करता है और जब ये एक्सप्रेस करता है तो अपना एक प्रोटीन पहले मैसेंजर आरएनए बनाएगा. इस मैसेंजर आरएनए को क्या बोलेंगे, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको, ये रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आई जीन. ठीक है. ये आई जीन का प्रोडक्ट है जो अपना आरएनए बना रहा है. इसके आरएनए को हम क्या नाम देते हैं, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए. ये रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए क्या बनाता है, ये बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन. अब आप जानते हैं कि रिप्रेसर प्रोटीन काम क्या करेगा, ये रिप्रेस करेगा. रिप्रेस माने रोक देगा. किस चीज को, इस ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को रोके रखेगा. कैसे, ये यहां से रिप्रेसर आकर और कहां जुड़ जाएगा, CNS पर बाइंड कर जाएगा. यहां बाइंड कर जाएगा. कौन, रिप्रेसर कम हियर एंड बाइंड. यहां पर क्या हो जाएगा, रिप्रेसर बाइंड्स टू CNS. रिप्रेसर किससे जुड़ रहा है, CNS से. एंड प्रिवेंट्स द डाउनस्ट्रीम मूवमेंट RNA पॉलीमरेज. ध्यान से सुनिए इस पूरी कहानी को. आप डायग्राम अलग बना रहे होंगे, लिख अलग रहे होंगे. अगर एकटे में कर रहे हैं तो आपका डायग्राम खत्म. क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि जहां डायग्राम बना रहा हूं
समझा रहा हूँ, उस पर आप लिखिए नहीं, कुछ साइड में लिखने का काम करिए और इसको डायग्राम को मेंटेन करिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका आई जीन है, इनहिबिटर क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसने रोक रखा है किस चीज को, कि जब हम चाहेंगे तभी ट्रांसक्रिप्शन करना, अदरवाइज नहीं। अब इसको कॉन्स्टिट्यूटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि हमेशा एक्सप्रेस कर रहा है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है, हमेशा रिप्रेसर बना रहा है। इसकी तो आदत है साहब, लीडर की आदत है, लीडर या इनहिबिटर या रेगुलेटर यही है, इसकी आदत है कि ये हर समय एक्सप्रेस करके और रिप्रेसर बनाता रहेगा, ठीक। तो हम तो रिप्रेसर हरदम बनाएंगे, जो करना हो कर दो, यही कहता है। तो हम कह देंगे हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा नाम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन रख देंगे, क्योंकि तुम मानोगे है नहीं और हरदम एक्सप्रेस करो। कैसे हम हरदम एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारा नाम एक और रख दो, क्या नाम हो गया इसका, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ऐसा जीन जो हर समय एक्सप्रेस करता है। अब जब ये एक्सप्रेस करेगा तो काम क्या करेगा, अपना आरएनए बनाएगा। आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन। तो आरएनए का नाम क्या है, रिप्रेसर आरएनए। रिप्रेसर माने क्या होता है, रिप्रेस करना। रिप्रेस माने किसी चीज को रुकावट पैदा करना, अवरोध पैदा करना। क्या अवरोध पैदा किया है, यहां से आरएनए बनने के लिए इस एंजाइम को इधर आना पड़ेगा, लेकिन आने का रास्ता इसने ब्लॉक कर रखा है। रामायण में जैसे कालनेमी ने हनुमान जी का रास्ता रोक दिया था, तो कहीं तो चलो हम अगवा आकर के बैठे रहा, रास्ता रोक लिया, तो ये रास्ता रोके बैठा है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है डाउन स्ट्रीम नहीं जा सकता, क्योंकि ये बैठा हुआ है यहाँ पर और सीएनएस के साथ दोस्ती कर लिया, कहीं जाओ आगे तो हम जाने। अब जरूरत ये है कि अगर हम चाहते हैं कि आरएनए का निर्माण हो तो इस रिप्रेसर को इनएक्टिव करना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं, या तो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दें और या फिर सीएनएस में म्यूटेशन करा दें। नहीं समझे आप, अगर हम सीएनएस में म्यूटेशन करा दें तो रिप्रेसर इसको पहचान नहीं पाएगा और जुड़ेगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी रिप्रेसर में म्यूटेशन हो जाता है, इसमें सीएनएस में, ऑपरेटर रीजन के सीएनएस में म्यूटेशन हो जाता है, जिसके चांस बहुत कम है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिकॉज म्यूटेशन रेयरली अकर्स इन दिस रीजन। ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता जल्दी से, और अगर ये चेंज हो गया तो इससे रिप्रेसर जुड़ेगा ही नहीं, और अगर इससे रिप्रेसर नहीं जुड़े तो ये हरदम बनते रहेंगे, तब प्रोटीन हरदम बनता रहेगा अनकंट्रोल्ड वे। तो फिर कैसा रेगुलेशन, यही तो रेगुलेट कर रहा है कि अपनी मर्जी से आप जितना चाहेंगे उतना प्रोटीन नहीं बनाएंगे, हम जितना चाहेंगे उतना होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो सीएनएस के साथ आपका रिप्रेसर जुड़ गया है आकर, तो ये आरएनए पॉलीमरेज को रोके रखता है कि जब सिग्नल मिलेगा तब आगे जाना, अदरवाइज नहीं। अब इसको सिग्नल देता कौन है, यहाँ पर जो एक्टिव रिप्रेसर है आपका लैक्टोज एज इंड्यूसर, इसे इनएक्टिव कर देता है। किसको, रिप्रेसर। अभी हमने आपको बताया इसका दो तरीका है, एक या तो इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दीजिए या फिर सीएनएस में म्यूटेशन करा दीजिए। अगर सीएनएस में म्यूटेशन करेंगे तो रिप्रेसर इससे जुड़ेगा नहीं, आरएनए पॉलीमरेज आगे जाकर अपना काम करता रहेगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप आरएनए बनना नहीं देखना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दीजिए। तो दो काम, या तो सीएनएस में म्यूटेशन या फिर रिप्रेसर को इनएक्टिव। यहाँ कौन सा काम होता है, लैक्टोज क्या काम करने जा रहा है, लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह रिप्रेसर को साइलेंट कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पर यह होगा कि इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एज इंड्यूसर, in presence of lactose as inducer, the repressor protein, the active repressor, अभी जो रिप्रेसर एक्टिव था, एक्टिव रिप्रेसर गेट्स इनएक्टिवेटेड। जो एक्टिव रिप्रेसर है ये क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाता है। अब यहां पर देखिए, ये जो आपका एक्टिव रिप्रेसर है, ये कौन है, एक्टिव, ये रिप्रेसर है, ये क्या हो गया, इसके साथ कौन जुड़ेगा, लैक्टोज मॉलिक्यूल, ये कौन है, ये लैक्टोज है। फिर क्या हो गया, अब यहां पर जो रिप्रेसर है वो क्या हो जाएगा, रिप्रेसर गेट्स इनएक्टिवेटेड। तो यहां पर लैक्टोज क्या हुआ, लैक्टोज यहां पर इंड्यूसर की तरह रोल प्ले कर रहा है। इससे क्या हुआ, इससे आपका जो रिप्रेसर है ये क्या हो गया,
ये जो एक्टिव रिप्रेसर था अब वो इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाएगा, और इनएक्टिव रिप्रेसर सीएनएस पर नहीं जुड़ पाता, ध्यान रखेंगे। इनएक्टिव रिप्रेसर क्या होगा? इनएक्टिव रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द सीएनएस। और जब रिप्रेसर को हम इनएक्टिव कर देंगे तो यहां से आरएनए का निर्माण क्या होगा? शुरू हो जाएगा। ये मैकेनिज्म समझ में आई? हम इसको निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव रेगुलेशन। निगेटिव क्यों है? क्योंकि हमने रिप्रेसर को क्या काम कर दिया? इनएक्टिव कर दिया उसको, इसीलिए ये निगेटिव रेगुलेशन। लाइक ओपेरान की दो मैकेनिज्म है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इस लेक्चर में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किस चीज का है? ये निगेटिव एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में नहीं हो पाएगा, वो दूसरे में होगा। पॉजिटिव रेगुलेशन मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म है कौन सी है? स्टार लगा के लिख देना, दिस इज निगेटिव रेगुलेशन, दिस इज निगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही।